आ जाइए सर। देखो सामने बैठे होते तो आप सबकी तालियों की आवाज आती। अब जो बच्चे दिख रहे हैं उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा सर की एंट्री का आप पे क्या फर्क पड़ता है। नहीं बच्चों, जूम पे क्लास सिर्फ 1 वीक होगी, उसके बाद सारी क्लास ऐप के थ्रू होगी। आइए सर। हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो ना बारिश, बड़ी जोरों से बारिश हो रही है। सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है। इधर रख दो, उधर रख दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हम आज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर तो बात नहीं करेंगे। हम जनरल मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। हाँ जी सर, आंखें तरस गई थी आपका फेस देखने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा काम आगे चलेगा, अब तो आप लोगों की आंखें तरस गई है मेरा फेस देखने के लिए, और जैसे जैसे हम काम करेंगे और मैं आपको काम करने के लिए दिया करूंगा, फिर उल्टा होगा, फिर मेरी आंखें तरस जाएगी आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है ना? तो किसका कमेंट था ये? सिकंदर का कमेंट था। तो बच्चों आज मैथमेटिक्स की हम जो ना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस क्लास के अंदर ना आप लोगों को सर रियल एनालिसिस कैसे कवर करें प्लीज हेल्प। सिर्फ रियल एनालिसिस की बात नहीं है, बात यह है कि आप मैथमेटिक्स को कैसे कवर करेंगे, चाहे वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, लीनियर है, एब्स्ट्रैक्ट है, ओडी पीडी इंटीग्रल सीओवी जो भी है। आपका जो पर्सपेक्टिव है मैथमेटिक्स को पढ़ने का वो क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स को हम कैसे सीख सकते हैं। हाँ जी, तो मैथमेटिक्स को आप कैसे सीख सकते हैं वो चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, चाहे उसके अंदर वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, लीनियर है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। हमारा जो टारगेट है ना वो बच्चों टू लर्न मैथमेटिक्स, हमारा ये टारगेट है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग इन क्लासेस के अंदर जो आए हैं, CSIR नेट आपको करना है, गेट आपको करना है, या कोई और एग्जाम आपको करने हैं, हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट ये है मैथमेटिक्स को सीखना। मैथमेटिक्स को सीखना हमारा टारगेट है। ये अपने आप ही इसको इंप्लाई कर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फोकस है ना वो एग्जाम क्वालिफाई करने पे रहता है कि हमें तो नेट क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना है। संदीप कुमार सर, वीडियो रात को रिकॉर्डेड मिलेगा? वीडियो तो आपको जितने भी वीडियो होंगे वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। वो आपको जब भी देखना है, दिन में देखना है, रात में देखना है, वो आपकी मर्जी है। वीडियो तो आपको मिल जाएंगे। सर प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देना, आपसे डाउट लेने हैं। देखो बच्चों, डाउट के लिए क्या होगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा इस पूरे बैच का, ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेरा आप लोगों को पर्सनली मिल ही जाएगा सबको। और डाउट लेने के लिए इवनिंग का हमारा 2 घंटे का टाइम मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वैसे तो जो डाउट है आपके उस पर कवर हो ही जाते हैं, डाउट
क्लासेस के अंदर भी हम क्लियर करते रहते हैं, जैसे लास्ट डे के जो डाउट्स है वो अगले दिन क्लास में हमने क्लियर कर लिए। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आप लोगों को आती है तो 6 से 8 इवनिंग में 6 to 8 का जो टाइम है वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है कि वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी उनका डाउट है उसको पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो आप लोगों का जो फोकस है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये कोचिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे आज आप लोगों का पहला दिन है, आपने कोचिंग स्टार्ट करी है, तो आप लोगों का जो फोकस है ना वो नेट क्लियर करना या गेट क्लियर करना या कोई स्लेट वगैरह या सेट वगैरह क्लियर करना। सर रिकॉर्डेड वाला कोर्स लिया था तो वहां से डाउट है, आपका नंबर नहीं है पर उसके डाउट्स लेने के लिए कोई बात नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा, आप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल खालिद मलिक, आपने बिल्कुल सही लिखा है, आई डोंट वांट टू रीड मैथमेटिक्स, आई वांट टू लर्न मैथमेटिक्स। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है, जो रीडिंग है और लर्निंग है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आप लोगों का जो टारगेट है ना वो आप लोगों का टारगेट टू लर्न मैथमेटिक्स होना चाहिए, बजाय कि नेट को या गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो हमारे एग्जाम सिस्टम के अंदर क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मैं एक ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं आप लोगों के सामने। हम लोग जो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उसका लगभग पूरे इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो क्या हो चुका है, ये चीज मैं अगर देखूं, आज से 20 साल पहले मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था और आज जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस मुझे दिखता है। क्या हो गया है ना कि बीएससी एमएससी करने के लिए हर यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाइए, वहां पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नोट्स है, एक नोट्स चलते हैं, आप उन नोट्स को पढ़िए, उनको रटिए, आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया इट हार्डली मैटर्स, आप उनको जो ना रट्टा मार दीजिए। और एग्जाम यूजुअली लगभग हर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हीं नोट्स के अंदर से एग्जाम आ जाता है, बच्चे एग्जाम के अंदर वो थ्योरम लिखाते हैं, स्टेट एंड प्रूव। ये ना सबसे बड़ी जो बकवास है ना एमएससी और बीएससी के मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर, वो ये जो हम कहते हैं ना स्टेट एंड प्रूव हानबनाक थ्योरम, ये सबसे बड़ी बकवास है ना। और वो क्या होता है, हानबनाक थ्योरम पिछले 2 साल से नहीं आई है, पिछले साल से नहीं आई है, अब की बार पक्का आएगी। ये जो चीज है ना, इस सिस्टम ने हमारे मैथमेटिक्स की जो जड़ें हैं उन जड़ों को झकझोर के रख दिया है। उनको बिल्कुल मैं देखता हूं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, सर एमएससी कोरोना में चला गया, अब बेसिक से सीखना पड़ेगा। नहीं, एमएससी आपका कोरोना में नहीं भी गया है, मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं। एमएससी अगर कोरोना में नहीं भी गया है ना, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर देखे हैं कि एमएससी के अंदर उनके मार्क्स देखेंगे आप 80%, 90%, 85% इस टाइप के मार्क्स हैं, और जब उनसे कोई बेसिक चीजों के ऊपर बात करी जाती है तो वो जो ना बेसिक चीजों के अंदर वो बिल्कुल खोखले निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सारे बच्चे, लेकिन काफी बड़ी परसेंटेज आजकल एक ऐसे बच्चों की आ गई है। अब देखो एमएससी के अंदर एक बच्चे ने मार्क्स लिए 90%, ठीक है जी, और वही बच्चा जब CSIR नेट का एग्जाम लिखने के लिए जाता है तो उसके मार्क्स जो है CSIR नेट के एग्जाम के अंदर आते हैं 50 आउट ऑफ 200, 50 आउट ऑफ 200, कितना परसेंट हुआ, 25%। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये डिफरेंस इतना क्यों है, ये डिफरेंस इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। अगर एक बच्चे ने मास्टर इन साइंस करी है और 90% का स्कोर अगर उसने किया है और वो CSIR नेट का एग्जाम लिखने के लिए गया है तो समझ आता है, अगर वो 80%, 70%, 75% यहां तक अगर मार्क्स लेके आता है तो समझ आता है, चलो ठीक है। लेकिन उसकी परसेंटेज एकदम से वो 90% से लेके 25% पे क्यों पहुंच जाता है, पॉइंट इज दिस। तो कहीं ना कहीं गैप है। वो गैप क्या है, वो गैप ये है कि यहां पर जब आपको मार्क्स लेने हैं ना, यहां पर हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ नोट्स चलता है, आप उनको पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से कर लीजिए, आपका अच्छा हैंड राइटिंग है और अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो आपके मार्क्स यहां पर 80%, 90% इजीली आ सकते हैं। बट जब आप यहां पर जाते हैं, यहां तो एप्लीकेशन आएगी, यहां पर तो आपके पास सिस्टम ऐसा बन चुका है कि यहां पर तो क्या आती है, यहां पर तो थ्योरम्स आती है, थ्योरम्स आएगी और थ्योरम्स, और यहां पर क्या आएंगी, यहां पर आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, और वो जो एप्लीकेशंस हैं वो आप तभी क्लियर कर पाएंगे, उनको आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको थ्योरम्स का इंटेंट पता है। ये नहीं है कि थ्योरम का आपने रट्टा मार लिया, रट्टा मार के आप एग्जाम के अंदर लिख के आ गए और आपके मार्क्स आ गए, लेकिन उस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो वो तो वही बच्चा कर पाएगा जिसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जैसे एक बात बताओ, ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम आप देखते हैं, ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं
अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के अंदर ओपन बुक एग्जाम होते हैं। प्रोफेसर ने पेपर बनाया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिए और उन्होंने आपको कह दिया कि अगर आपको कोई किताब कंसल्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम का मतलब वो नहीं है कि आपने जो ना चिट कर रहे हैं या नकल कर रहे हैं। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि मैंने एक प्रॉब्लम बनाई है, मैंने 10 प्रॉब्लम आपके लिए बनाई है, मैंने वो 10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दे दी और मैं आपको कह रहा हूं कि बैठ के आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और अगर आपको लगता है कि आप कोई थ्योरम की स्टेटमेंट भूल गए हैं, कोई कंडीशन भूल गए हैं, तो किताबें आपके सामने रखी है, आप किताब खोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करिए। वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी है वो यूं थोड़ी ना कि किताब के अंदर यूं की यूं मिलेगी, वो किताब के अंदर ऐसे के ऐसे होगी। रीजॉइन कर लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ऊपर क्या है, you are right sir, even the teachers are saying that solve the paper of previous 5 years and not do more than that, you will do 100%। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज की बहुत बड़ी तादाद की सच्चाई है। हाँ जी, वॉइस अगर किसी को नहीं आ रही है तो आप रिजॉइन कर लें, लेकिन उसको ये भी कैसे सुनाई देगा जब उसको आवाज ही नहीं आ रही है तो। इफ नॉट गेटिंग वॉइस, यहां लिख देता हूं, देन रिजॉइन। ठीक है, हाँ लिख दिया मैंने। अगर आप आवाज नहीं आ रही है तो रिजॉइन कर लो। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों डिफरेंस है। ये एक बच्चा जो यहां 90% का स्कोर कर रहा है वो यहां पर 25% या 30% के ऊपर क्यों स्लिप कर जाता है? वो पॉइंट ये है कि यहां पर आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी। अच्छा, ओपन बुक एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा था। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैंने कोई प्रॉब्लम आपके लिए बनाई है, मैंने 10 प्रॉब्लम आपके लिए बनाई है, 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं और मैंने खुद सोच के बनाए हैं, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन एज इट इज तो आपको बुक में मिलने वाले नहीं है। अच्छा, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कोई थ्योरम यूज करनी है, कुछ भी यूज करना है, तो मैंने आपको परमिशन दे दी कि ठीक है आप किताब खोल लीजिए। लेकिन किताब खोलने से वो प्रॉब्लम एज इट इज थोड़ी मिलनी है। वो किताब खोल के आप उसको अप्लाई करेंगे, कौन सा टूल अप्लाई करना है, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, ये भी तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपका जो ना कंसेप्ट जो ना क्लियर होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा तभी तो कर पाओगे। ऐसे थोड़ी ना है कि मैंने प्रॉब्लम आपको दे दी और उधर से किताबें भी दे दी और किताबों के अंदर एज इट इज तो वो प्रॉब्लम सॉल्व मिलनी नहीं है। आपको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब ये ओपन बुक एग्जाम का ये फंडा है, वो हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर आजकल जो ये हो रहा है ना, स्टेट एंड प्रूव, ये स्टेट एंड प्रूव, ये एक बड़ी बकवास बात है। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर फंडामेंटल थ्योरम अभी पिछली बार नहीं आई, अब की बार पक्का आएगी। ये थ्योरम 2 बार से नहीं आई है, अब की बार आएगी ही आएगी, है ना। जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा है कि पिछले 5 साल के पेपर आप सोल्व कर लो, तो पिछले 5 साल के पेपर आपने सोल्व कर लिए तो यू विल बी गेटिंग 70-80% इन द एमएससी, है ना। लेकिन CSIR नेट में क्या होगा? CSIR नेट में जब आप जाएंगे तो वहां पर तो नया प्रॉब्लम आएगा, हर बार नया प्रॉब्लम आता है, नया क्वेश्चन आएगा और उस नए क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। ये फर्क है, ये फर्क है आपका एमएससी में और आपका CSIR नेट में या गेट में या जितना भी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर और बेसिक एमएससी के अंदर आपके पास ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए, जैसा कि एक बच्चे ने अभी लिखा था, आपको लर्न करना है, आपको रीड नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। अजय सर, आपकी वीडियो का डेमो चाहिए, आपके ऐप पर हो? मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं, जो डेमो वगैरह है वो सारे आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बच्चों ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई सबसे पहले तो। ओके, इसके बाद अब एक बार आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है हाउ टू लर्न, कि हमें सीखना कैसे है। रट्टा मारने से ना बच्चों एमएससी हो सकती है, रट्टा मारने से ना ये CSIR नेट या गेट के ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकते। रट्टाफिकेशन से ये बिल्कुल नहीं हो सकते। रट्टाफिकेशन से
ये चीजें आपके पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलूंगा कि आप लोग इस क्लास के अंदर बैठेंगे तो एक अलग माइंडसेट के साथ बैठेंगे। इस क्लास के अंदर आपको बिल्कुल उस तरीके से नहीं बैठना है जैसे कि आप लोग बीएससी या एमएससी की क्लासेस के अंदर बैठते रहे हैं, या कभी कोई क्लास मिस भी कर दी, ठीक है, कोई लेक्चर बंक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नोट्स ले लेंगे, कर लेंगे, वो नोट्स ले लोगे, कर लोगे, उतार लोगे, रट लोगे, लिखाओगे, चल जाएगा। एमएससी में चलता है, सिस्टम ऐसा बना दिया हमने। इनफैक्ट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हो है, मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो ऐसा चुका है कि हमने उसको बनाया ऐसा दिया है कि हमने कि सिस्टम को हमने खोखला कर दिया है। और वो जो चीज़ है, थैंक्स टू सीएसआईआर, मैं तो थैंक्स करता हूँ सीएसआईआर वालों का कि वो हर बार नए नए क्वेश्चन बनाते हैं, और वो नए नए क्वेश्चन बना के जो रियल टैलेंट है वो उसको छानते हैं, वो कि रियल टैलेंट आपका छान के निकलता है ना। तो इन सीएसआईआर वालों को मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ इस बात के लिए कई बार कि मैथमेटिक्स के अंदर आप जो जिस बच्चे में दम है सिर्फ वही वहाँ से फिल्टर होकर निकलता है। जो बच्चे में दम नहीं है, जो नकली है, जो रट्टाफिकेशन वाला स्टूडेंट है, थोड़ा सा ब्लंटली बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात आपको लग रही होगी, लेकिन वो उस फिल्टर को पार नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब सुनो, अब मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की बजाय मैं आगे बढ़ता हूँ कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। इसमें बच्चों दो चीज़ें हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक तो 5L 5L, ठीक है, दिस L स्टैंड्स फॉर लॉजिक, सेकंड L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, थर्ड L स्टैंड्स फॉर लेबर, दिस स्टैंड्स फॉर लक, एंड दिस L स्टैंड्स फॉर लव। ठीक है, ये 5L है, ठीक है। लास्ट L स्टैंड्स फॉर लव, सब्जेक्ट के साथ लव, कोई दूसरा लव नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ हमारा प्यार है या नहीं है, वो चीज़ है। इन पांचों पर आने से पहले मैं आपको है ना, यहां से ये सारी चीजें निकलेंगी, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। ऑनेस्टी, यहां ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सेकंड स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप को भी मैं भी क्लियर करूंगा, पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे आ गया हूं, और फर्स्ट स्टेप है आपका ऑनेस्टी। ठीक है, ध्यान से बच्चों मेरी बात को सुनना। इतने सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, तो आपको ना ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है ना, तो आप मैथमेटिक्स को सीख ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? ऑनेस्टी से मेरा मतलब यहां पर यह है कि आपको चोरी से बचना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन से बचना पड़ेगा। मैं बहुत बार अपनी क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बोलता हूं कि अगर मैथमेटिक्स से किसी बच्चे का सत्यानाश करना हो ना, तो वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जो उसके पास एक्सरसाइजेज हैं, उन सारी एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन आप उसको दे दो। आप जाओ, आप उसको ये बोल दो कि ये लो, ये सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन ना सोल्व हो वो आप इसके अंदर देख लेना। उस बच्चे को जिंदगी भर मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, वो किसी एग्जाम को जिंदगी भर क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी पहली बात है। कोई डाउट जब आपका मैथमेटिक्स के अंदर बनता है ना, वो डाउट ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपके लिए सबसे बड़ा टीचर है। दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टीचर। सबसे बड़ा टीचर वो प्रॉब्लम ही है। और बच्चे पता क्या करते हैं, मान लो मैंने आप लोगों को 20 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, मैंने कोई थ्योरी तुम्हारी डेवलप करी, और थ्योरी डेवलप करने के बाद आपको 20 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई है।
मान लीजिए आपसे कई सारी सिचुएशन है, हो सकता है कोई बच्चा 20 की 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हो सकता है किसी बच्चे से एक भी ना हो सकता है किसी बच्चे ने 10 कर दी, किसी ने 12 कर दी, किसी ने 15 कर दी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी पे आता हूं। किसी बच्चे से मान लो सिर्फ 20 में से 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हुई है, तो इट मींस दैट कि उसकी थ्योरी के अंदर भी प्रॉब्लम है। उसने थ्योरी को इसका मतलब अच्छे से इन्वॉल्व नहीं किया है, वो थ्योरी उसके अंदर अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं समाई है, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए एक एवरेज या वो एवरेज थोड़ा सा बच्चा है, उसको 20 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई है और 20 में से मान लो उसने 10, 12, 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है, वो हो गई उससे। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाया। वो जो 5 क्वेश्चन है ना जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, वही आपके असली टीचर है। वो जो 5 क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, वही आपके सबसे बेस्ट टीचर हैं। वो मैं आपका टीचर उतना बेस्ट नहीं हूं जितने वो 5 क्वेश्चन आपके टीचर हैं। अब आप बात क्या है कि उन 5 क्वेश्चंस को आप अपना टीचर बनने देते हो या नहीं बनने देते हो। आप गए, आपने किसी सीनियर से कॉपी ले ली, सीनियर को आपने जाके पूछा, देखना मेरे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, आप जरा बता दीजिए कैसे सॉल्व हो गए। तो समझ लो कि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आपने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। वो जो 5 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, आप उन 5 क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करिए, नॉट दैट डे पर्टिकुलरली, आप अगले दिन उनको ट्राई करिए। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, आप 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद थ्योरी को दोबारा से पढ़िए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि उन 5 में से आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे और आपको यह पता लगेगा, अरे मैं ये मिस्टेक कर रहा था, या मैं इस चीज को ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहा था, या थ्योरम की जो हाइपोथेसिस है उसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, उसके अंदर तो ये भी लिखा था, ये मैंने देखा ही नहीं था और ये मैंने अब देखा है। और बच्चों, वहां से जो एक मजा आता है ना, अनसोल्व प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की, जब अनसोल्व प्रॉब्लम है और आप कई दिनों तक उसके साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के साथ आप भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कई दिन लड़ने के बाद जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो पैटर्न्स आपके माइंड में डेवलप हुए हैं, जो गलतियां आप कर रहे थे, जो गलतियां आपने अपनी ढूंढी हैं, वो जो चीज है, दैट इज द बेस्ट टीचर। वहीं से आप मैथमेटिक्स को सीखते हैं, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे वो जानता हूं कि वो ना हार्डवर्क करते हैं, लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अंदर ना ऑनेस्टी नहीं होती। वो एकदम से डाउट बना देते हैं। मैं अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूं कि आपका कोई डाउट, जेन्युइन डाउट, कोई डाउट आपका जेन्युइन डाउट तब बनता है जब आप उसको कम से कम 4 बार ट्राई कर चुके हो। 4 अलग अलग दिनों पर थ्योरी को बार बार पढ़ के जब आप उसको ट्राई कर चुके हो, तब आपका वो डाउट बनता है। फिर आपका ये फर्ज बनता है कि आप टीचर के पास जाएं और पूछें, सर मेरा ये डाउट है, ये मेरा डाउट आप क्लियर करिए। और फिर जब टीचर आपके उस डाउट को क्लियर करेगा, आप आए, मैंने आपके उस डाउट को क्लियर किया, और फिर आप उसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि सर कैसे कर रही हैं, सर कैसे कर रहे हैं, और फिर आपको वो की पॉइंट आप देखेंगे, अरे यहां तक तो मैं भी आ गया था, यहां तक तो मैं भी आ गया था, अब सर ने ये किया, ओहो अच्छा ऐसे करना था। ये वो जो ओहो निकलती है ना बच्चों, वो आपको मैथमेटिक्स सिखाती है, वो चीज आपको मैथमेटिक्स सिखाती है। आप उसी प्रॉब्लम का, वो जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम आप दे दो किसी को, फर्स्ट टाइम आप उसको डायरेक्टली उसका सोल्यूशन दे दो कि लो ये इसका सोल्यूशन, आपने पढ़ लिया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ ये हो गया ये हो गया, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम के साथ भिड़े हैं, कई दिन तक आप उस प्रॉब्लम के साथ लड़े हैं, और लड़ने के बाद आप अपनी तरफ से आप चारों हर दिशा से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कर चुके हैं, और फिर भी आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उसके बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है उस प्रॉब्लम के बारे में वो बढ़ जाती है, और वो एक्साइटमेंट ही आपको सिखाती है, और वो गलती फिर आप दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं करते हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अब ऐसे ऐसे बच्चे, मैं आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बातों को सीधा बोल देता हूं, मैं जो ना लाग लपेट करने में मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है, मैं बातें सीधी बोल देता हूँ। कई बार लोगों को बुरा भी लग जाता है मेरी बातों का कि सर ने ना डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली सच्चाई। आप ना दिल्ली में जाएंगे, जीएसराय के अंदर अगर आप देखेंगे, यू विल सी कि आपको ना वहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, दिल्ली के अंदर भी और बाकी जगह के ऊपर भी, पर्टिकुलरली किसी का नाम तो नहीं लूँगा, जो कि 3-3 साल से, 4-4 साल से जो ना ट्राई कर रहे हैं, CSIR नेट का एग्जाम वो दे रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग फॉर 3 years, 4 years, 2 years, 2.5 years। उन सारे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये ऑनेस्टी की उनके साथ प्रॉब्लम है। वो पता क्या करते हैं, मैं एक बच्ची थी वहां पर दिल्ली के अंदर, अभी ये कोरोना से पहले, एंड वो लड़की जो ना CSIR नेट के लिए जो ना अपना प्रिपरेशन कर रही थी,
और उसके साथ क्या बात थी, उसको ना आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के दे दो, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन 2018, 17, 16, 14, 2011 तक कोई भी क्वेश्चन आप उसको उठा के दे दो किसी भी सब्जेक्ट का, शी विल डायरेक्टली गिव यू द सॉल्यूशन। वो आपको तुरंत बता देगी इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है और इसके पीछे ये लॉजिक है। यूं भी नहीं कि सिर्फ आंसर बता देगी, वो उसके पीछे का लॉजिक भी आपको तुरंत बता देगी और आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है। लेकिन आप उसको एक नया क्वेश्चन बना के दे दो, नया क्वेश्चन आप उसको बना के दे दो, नया क्वेश्चन जैसे ही उसके पास जाएगा वो नए क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रही है। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? और ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रही है, ये भी नहीं है कि वो भाई एंजॉय करती घूम रही है, मस्ती करती घूम रही है या टाइम नहीं दे रही है, नहीं टाइम भी पूरा दे रही है, सब कुछ वो पूरा लड़की कर रही है। लेकिन कोई भी पुराना क्वेश्चन आपने उसको दे दिया तो पुराने क्वेश्चन को एकदम से सॉल्व कर दिया, लेकिन नया क्वेश्चन आपने दे दिया, अनसीन क्वेश्चन दे दिया, तो अनसीन क्वेश्चन के अंदर वो फंस गई। और वो किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमको मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं। तो बच्चों मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप सॉल्यूशन के पीछे अगर नहीं भागेंगे, आप चीजों को खुद करेंगे, खुद लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सर फुटेगा आपका, चोट लगेगी, लेकिन वहीं से ही आप मजबूत बनोगे। और वो जो मजबूती है, उस मजबूती से ही आप इस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो एक बात कही जाती है, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, मैं भी इस बात को बोलता हूं कि जो मैथमेटिक्स कर सकता है ना वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जो मैथमेटिक्स कर सकता है ना वो कुछ भी कर सकता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको वो ना कर सके। जो मैथमेटिक्स रियली मैथमेटिक्स जो सीख सकता है, ये नहीं है कि स्टेट एंड प्रूव वाली बात नहीं कर रहा हूं कि स्टेट एंड प्रूव हार्मोनिक थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव यूरिजॉन्स लेमा, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोस थ्योरी, वो मारा रट्टा और जाके चेप आए, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है, बढ़िया नंबर आ गए, चलो जी हो गया। नहीं, वो चीज नहीं है। सब्जेक्ट आपको सीखना है। तो बच्चों ये बात आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर आप इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे पहली बात है, ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए। सॉल्यूशन तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे, किसी सीनियर से कॉपी ले लो, कहीं और से ले लो, सॉल्यूशन तो सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। देखो आपके लिए तो हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन होना चाहिए ना, आपके लिए तो हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन होना चाहिए। आपको कैसे टैकल करना चाहिए? मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सपोज आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रही है, आप ग्रुप थ्योरी आप पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में आपने देखा कि CSIR नेट ने पिछले इतने सालों में ग्रुप थ्योरी के कितने क्वेश्चन बनाए हैं। उन्होंने मान लो ग्रुप थ्योरी के अभी तक 100 क्वेश्चन बनाए, राउंड फिगर में बोल रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन अभी तक CSIR नेट के अंदर ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप थ्योरी के आए हैं। तो आपके लिए तो वो 100 के 100 क्वेश्चन नए होने चाहिए ना, आपके लिए तो वो 100 के 100 क्वेश्चन नए होने चाहिए, क्योंकि 101वां क्वेश्चन भी बनाएगी CSIR 101वां क्वेश्चन भी बनाएगी, वो एक नया क्वेश्चन होगा। लेकिन जिस बच्चे ने उन 100 क्वेश्चंस को एक नए क्वेश्चंस के तौर पे लिया है कि दीज आर द न्यू क्वेश्चंस फॉर मी, मुझे अपनी थ्योरी तैयार करनी है, मुझे अपनी थ्योरम्स, अपनी थ्योरी, अपना बेस तैयार करना है और फिर इन क्वेश्चंस के साथ भिड़ना है। ये थोड़ी ना करना है कि 100 क्वेश्चन है और मैं गया जी किसी सीनियर से कॉपी ले ली, उनके सोल्यूशन देख लिए, जो हो गए सो हो गए, जो नहीं हुए उनके सोल्यूशन ढूंढ लिए और अब मैं हो गया, मुझे ठीक है जी, मुझे आ गया, ग्रुप थ्योरी आ गई है मुझे। नो, इससे ग्रुप थ्योरी नहीं आ सकती है। ग्रुप थ्योरी का इससे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने लिखा था कि सर रियल कैसे सीखेंगे? रियल नहीं, आपको मैथमेटिक्स का सीखने का जो अंदाज है वो होता ही अलग है, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे, वो भिड़ना पड़ेगा आपको उसके साथ, है ना। एक वो कहानी आती है ना, उसके अंदर वो बोलते हैं कि एक कोई लड़का था, कोई राजकुमार था और वो जंगल में गया हुआ था और रेशम का कीड़ा आपने देखा कभी अगर तो वो रेशम का जो कीड़ा है ना, वो एक जो होल होता है, उस रेशम का कीड़ा ना उसके अंदर से निकलता है, निकलने की कोशिश करता है। और वो नेचर ने ऐसा प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो कीड़ा जब वो होल में से निकलने की कोशिश करता है तो वो होल छोटा होता है, कीड़े का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो उसमें से जब निकलने की कोशिश करता है ना, तो उस कोशिश के दौरान उसके जो पंख है वो डेवलप होते हैं और वो उससे निकलकर उसके पंख डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके बाद वो उड़ जाता है। और राजकुमार वहां पर खड़ा था, उसने देखा यार ये रेशम का कीड़ा ना इस होल में से निकलने की इतनी कोशिश कर रहा है, ये बेचारा इतना दुखी हो रहा है और जो ना मुझे इस पर बड़ी दया आ रही है। और उसने क्या किया, वो चाकू वगैरह कुछ कोई निकाला और उसने वो जो होल था उस होल को उसने चौड़ा कर दिया, तो वो रेशम का कीड़ा जो है ना उस होल में से निकला और वो निकलते ही नीचे गिर गया। कुछ देर के बाद वो मर गया। तो बताइए जरा आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि उस राजकुमार ने या उस लड़के ने उस कीड़े का भला किया या नुकसान किया? बताइए क्या किया उसने?
उसने तो उसकी जान ले ली। उसको ये लगा कि ये तो यार बड़ा बड़ा दुखी हो रहा है, ये निकल नहीं पा रहा है इससे, जबकि प्रोसीजर ये है, नेचर ने रूल जो बनाया है, प्रोसीजर जो बनाया है वो ये बनाया है कि वो यहां से सीखेगा। अब यूं तो जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हमारे पास होते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं, घरों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो जब स्कूल में जाता है तो वो रोता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन हम उसको भेजते हैं। अब हमें बड़ी दया आती है उसके ऊपर, अरे यार ये तो रो रहा है, इसको स्कूल ना भेजें, इसको ये ना करें। तो ऐसे नहीं होता है, वो आपको सीखना पड़ता है, आपको सीखने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको भिड़ना पड़ता है, तभी आप मजबूत होते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो ये सबसे आज फर्स्ट क्लास है बच्चों, और इस फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने सबसे बड़ी बात अगर आपको बताई है, अगर आप इस मैथमेटिक्स, देखो ये तो आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए, आपको नेट करना है, गेट करना है, दिस कैन नॉट बी योर टारगेट, ये आपका टारगेट नहीं हो सकता है। आपका टारगेट है मैथमेटिक्स को सीखना। नेट, गेट, ये एग्जाम्स, ये तो सारे उसके बाई प्रोडक्ट है। अगर आप इसको सीख गए तो ये इसके सारे बाई प्रोडक्ट आपके पास, ये नेट, गेट वगैरह के जो ये एग्जाम्स हैं, ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट हैं। आपको जो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो टू लर्न मैथमेटिक्स, प्रोसीजर के ऊपर, है ना। जर्नी इज द रिवार्ड, किसी एक बड़े ऑथर ने बोला जर्नी इज द रिवार्ड, कि आप जो चल रहे हैं वही आपका रिवार्ड है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला है कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। आप ये ना सोचो कि मुझे वो एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, आप अपना कर्म करे जाओ। और जब आप अपना कर्म कर रही हैं, जब आप जर्नी चल रही है, आप उसी को अपना रिवार्ड समझ के चलो, उसी के अंदर एंजॉयमेंट फील करो। और उसी में जब आप एंजॉयमेंट फील करेंगे, ये एग्जाम है ना, नेट है, गेट है, ये है, वो है, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम एग्जाम में जाते हैं ना तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि आप सोच ये रहे हो कि अरे नेट नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं बुआ जी को क्या बोलूंगा, मैं उस पड़ोसी को क्या बोलूंगा, एक वो मेरे पड़ोस में एक जो लड़का रहता है बहुत बन के दिखाता है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, है ना। वो ये चीजें, संदीप कुमार क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। बड़ी फेमस ये एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सिकंदर सर फिक्स योर इंटरनेट कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सिकंदर इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से ही कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसको देख लो, ठीक कर लो। हाँ जी। तो बच्चों सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर आप बिल्कुल ठीक लिखा है संदीप कुमार ने कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो पहले खुद को जलाओ, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक लिखा। तो बच्चों आप है ना इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और खासकर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, मैं फिर से एक बार बोल दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर जो बच्चा आया है, बिगिनर स्टूडेंट है, वो कोचिंग कर रहा है ना, कहीं भी कर रहा है, किसी भी एकेडमी पे कर रहा है, किसी भी सीनियर से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, वो इट हार्डली मैटर्स कि आप कोई राइजिंग स्टार एकेडमी पे आए हैं तभी कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताऊं कि आपकी ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपके पास जरूर होनी चाहिए। डोंट रन फॉर द सॉल्यूशंस के लिए मत भागो, अपनी थ्योरी तैयार करो, थ्योरी तैयार करके क्वेश्चंस को ट्राई करो, जितने हो जाते हैं अच्छा है, जो नहीं होते हैं उनको दोबारा ट्राई करो, थ्योरी में दोबारा जाओ, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। और कम से कम 4 अलग अलग दिनों पर जब एक प्रॉब्लम को आपने ट्राई कर लिया है, तब मैं समझता हूं कि वो आपका एक जेन्युइन डाउट बनता है कि हाँ जी अब ये मेरा डाउट है। वो जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो तभी क्रिएट होती है, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होती है। आपने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस उठा लिए, जो क्वेश्चन हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ वो उसमें से देख लिया, फिर अगले पे चले गए, अगला हो गया, अगला भी हो गया, उससे अगला नहीं हुआ, सॉल्यूशन उठाया, उसमें से देख लिया, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स। इस तरह से आपको मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। अच्छा, मैं जो बात बोल रहा था सुनो, जो फर्स्ट टाइमर बच्चा है, उस फर्स्ट टाइमर बच्चे के साथ एक बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट टाइमर जो बच्चा है वो आया, कोचिंग करी, थ्योरी डेवलप करी, थ्योरी डेवलप करके क्वेश्चंस, नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, जो हो गए ठीक है, जो नहीं हुए उनके सोल्यूशन देख लिए। अब उसके साथ तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई। उसके साथ, सर क्या ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। उसके साथ तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई। उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपनी प्रिपरेशन को तो उतना टाइम दिया नहीं, और जो वो सिखाने वाले क्वेश्चंस उसको थे उसको आंसर पता चल गए, लॉजिक पता चल गया।
अब वो स्टूडेंट मान लो फर्स्ट टाइम में उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो सेकंड टाइम में जब तैयारी करने जाता है तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके लॉजिक और उनके आंसर्स उसको ऑलरेडी याद है, अब वो उसी में ही घूमता रहता है। तो जितने फर्स्ट टाइमर बच्चे हैं ना, उन सबको मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि आप लोग ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल भी समझौता मत करना, आप सीख जाएंगे सब्जेक्ट। मैं एक बात बताता हूं आपको। ये बात है 2011 की। एक लड़का था, अब तो आजकल तो खैर वो प्रोफेसर लगा हुआ है मैथमेटिक्स में। वो बच्चा मुझे बोलता है कि उसने प्रिपरेशन की CSIR नेट के लिए, और वो बच्चा मतलब जेन्युइनली आके वो बच्चा मुझे ये बोल रहा है कि सर मैं सोचता हूँ कि अब की बार है ना, मैं एग्ज़ाम तो देने जा रहा हूँ, 2-3 दिन एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले वो आके मुझे बोलता है सर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब की बार अगर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर ना हो ना तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो तो अच्छा रहेगा। तो वो बोलता है सर अगर अब की बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया ना तो मुझे लगता है कि कहीं मैं ढीला ना पड़ जाऊँ, और एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो मुझे 6 महीने और मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा देखो ये और मैंने उस बच्चे को तो नहीं बोला, लेकिन मैंने अपने मन में बोला कि इस बच्चे का एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। जिस बच्चे के मन में ये चीज़ आ गई वो पता किस स्टेज पे पहुंच गया, वो इस स्टेज पे आ गया, यहाँ पे वो लव पे आ गया, उसको सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया उसको सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट पढ़ने में उसको मजा आने लगा। और ऐसे बच्चे को फिर कोई रोक नहीं सकता है। नो पावर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप, नो पावर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप सच स्टूडेंट, नो वन कैन स्टॉप हिम। उसको कोई नहीं रोक सकता है जो इस स्टेज के ऊपर जो पहुंच गया है। लेकिन इस स्टेज तक, इस लव वाली स्टेज तक पहुंचने में आपको बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आप लोग ये जो ऑनेस्टी है ये आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। इसके बिना आप सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अच्छा हो सकता है कि आपका नेट गेट क्वालिफाई भी हो जाए, ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चा ना एक चीज के ऊपर लगा हुआ है, वो सब्जेक्ट की उसको सही उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं हुई है, लेकिन उसने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, लेकिन उस एग्जाम क्वालिफाई होने का कोई फायदा नहीं है। आपके ये जिस दिन मैं अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा ये बोलता हूँ कि जिस दिन आपका ये एग्जाम नेट या गेट का ये CSIR JRF का एग्जाम जब आपका क्वालिफाई होगा तो उस दिन आपकी ज़िंदगी शुरू होएगी। बच्चे ना इसको ये समझ बैठते हैं कि हमने आज नेट का या CSIR JRF का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हमने ना हम मंजिल पे पहुंच गए हैं। नो, आप मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। योर लाइफ स्टार्ट्स नाउ। अब आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, आपको एक टिकट मिल गया है लाइन में खड़े होने का, ये सिर्फ इतना है। और वो और उस लाइन को पार करके आप आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सब्जेक्ट आपने कितना सीखा हुआ है। मैथमेटिक्स आपकी इंटरनली, आपके दिल में, आपकी आत्मा में कितना सब्जेक्ट भरा हुआ है। तो वो चीज़ अगर है तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और सिर्फ अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है नेट का या कोई किसी एग्जाम का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन अगर आपको आता है सब्जेक्ट अगर आपको आता है, प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट आता है, तो फिर आपको उस कागज के टुकड़े की कोई जरूरत भी नहीं है। यही बोला है आमिर खान ने उस फिल्म में 3 इडियट में। आमिर खान ने 3 इडियट फिल्म के अंदर यही तो बोला है कि आप काबिल बनो, है ना, यही बोला ना, काबिल बनो, कामयाबी तो आपके पीछे अपने आप ही आएगी, झक मार के आएगी कामयाबी। तो वो टैलेंट अगर आपके पास है, वो काबिलियत अगर आपके पास है, तो फिर बच्चों आपको जो ना किसी कागज़ के टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करना है, हमें करना है, वो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को सीख गए हैं तो वो चीज़ें तो आपके पास, वो जस्ट इसका एक बाई प्रोडक्ट है वो, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ता हूँ। रजनी सर, लक फैक्टर के बारे में भी बताना। हाँ बिल्कुल, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेप ये कवर कर दिया, फर्स्ट टाइमर बच्चों के लिए मैंने विशेष तौर पे बता दिया, और फर्स्ट टाइमर बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए, कि आप लोगों को जो है ना, और फर्स्ट टाइमर के लिए खासकर, क्योंकि वो चोरी ना करें बिल्कुल भी। अगर उन्होंने चोरी की तो वो उनको चीज़ें पता चल जाएंगी, आंसर पता चल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर तो सेकंड और थर्ड है, हाँ क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर तो फर्स्ट है। तो वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी भयंकर चीज़ें हैं, वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी ज़िंदगी में। अब जरा मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड स्टेप पे। ओके, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, 5 L मैंने लिखे हैं। फर्स्ट L स्टैंड्स फॉर लॉजिक। आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, आज जो मेरा काम है वो लॉजिक पढ़ाना ही आज मेरा काम है, ठीक है। सेकंड स्टेप आपके पास लैंग्वेज है। थर्ड लेबर तो है ही, है ना, इसके बिना तो है ही नहीं। देखो, अगर कोई लेबर नहीं कर सकता है या हार्डवर्क का हो आप, वो अगर नहीं कर सकता है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, अगर कोई
5 घंटे की 6 घंटे की क्लास अगर नहीं ले सकता है, या नहीं वो 5-6 घंटे 10 घंटे दिन में पढ़ सकता है, तो उसको तो भूल ही जाना चाहिए ना मैथमेटिक्स, वो तो कर ही नहीं सकता है ना। वो तो ये तो ऑफकोर्स एक सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि जो टाइम नहीं दे सकता है तो उसके लिए तो मैथमेटिक्स बना ही नहीं है। सबसे ये एक लॉजिक बात आ गई है बच्चों, तो लॉजिक कैलकुलस से ही मैं स्टार्ट करा करता हूँ अपनी क्लासेस को कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, आपके पास और क्या है, एंड क्या है, नेगेशन क्या है, कंट्रापोजिटिव क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होती है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ओनली इफ, ओनली इफ आपका क्या मतलब है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, उसका नेगेशन क्या बनेगा, है ना। ये जो चीज़ है, तो ये इसके ऊपर मेरा फर्स्ट लेक्चर या पहले 2 लेक्चर मेरे इसके ऊपर रहेंगे, लॉजिक के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर भी, कि लैंग्वेज क्या लिखा है अमित सर, एग्जाम के नियर खुद को क्या कैसे मजबूत रखें सर, लास्ट टाइम जाके घबरा जाते हैं, उस टाइम क्या करें सर, प्लीज सर थोड़ा सा बताएं। देखो बच्चों एक बात सुनो, कि आपको कह रहे हैं कि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो एग्जाम के अंदर जाके आप घबरा जाते हैं एग्जाम में आप गए और एग्जाम में जाके आप घबरा गए, एक लिटिल बिट नर्वसनेस एग्जाम के अंदर हर इंसान को होती है। मैं जब CSIR नेट का एग्जाम लिखने गया था 2001 में, 31 दिसंबर 2001 को मैंने एग्जाम लिखा था, तो मैं भी नर्वस था। अगर आप एग्जाम लिखने गए हैं, ये ह्यूमन जो ना टेंडेंसी है, ये तो मानव प्रकृति है, इंसान की फितरत है कि आप कुछ एग्जाम कोई लिखने गए हैं, किसी कंपटीशन में गए हैं, किसी परीक्षा में गए हैं, तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो आपके अंदर होगी होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, आप एग्जाम लिखने के लिए गए हैं और अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, कोई नर्वसनेस आपके अंदर नहीं है, तो इसके तो फिर 2 ही मतलब है। आप किसी एग्जाम को लिखने गए, किसी परीक्षा को देने गए, या कोई भी काम आप लाइफ में करने गए, और अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, तो इस बात के तो 2 ही मतलब है। बताइए क्या क्या। हाँ जी, इसके 2 ही मतलब है कि या तो आपको सब कुछ आता है या फिर आपको कुछ नहीं आता। जिसको सब कुछ आता है वो भी नर्वस नहीं होगा, और जिसको कुछ नहीं आता वो भी नर्वस नहीं होगा। हाँ जी, या तो उसको सब कुछ आता है या फिर कुछ नहीं आता, या तो वो जीरो है या हीरो है। गगनदीप ने लिखा है जीरो या जीरो, हीरो लिखना होगा उनको, जीरो या हीरो। मॉक टेस्ट सीरीज, हाँ बिल्कुल मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहला काम बच्चों हमको लॉजिक के ऊपर करना है। ये मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये लॉजिक वाला काम कराऊंगा, और ये पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के अंदर आपका यूज होगा, ताकि मैं वो एक बेस जब आपका बना दूंगा, एक बेस लॉजिक का एक बेस बनाकर जब मैं आपका चलूंगा, तो उससे क्या होगा कि हमें कंप्लीट जो मैथमेटिक्स के अंदर है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर मोटी मोटी सी चीजें अगर देखी जाए ना, ये देयर एग्जिस्ट, ये फॉर ऑल, ये दिस इंप्लाइज, फॉर सम, है ना, फॉर ऑल, फॉर सम, ये जो चीजें हैं, ये 3 सिंबल है, 1-2 सिंबल आपके और भी हैं। अगर आपको ये वाले सिंबल्स प्रॉपर जगह पे रखने आ जाएं, तो वही लैंग्वेज का फंडा है, लैंग्वेज और लॉजिक का यही फंडा है कि ये सिंबल्स अगर आपको प्रॉपर जगह पे सेट करने आ जाएं, तो समझ जाइए कि आप हाँ जी, तो ये वाले सिंबल्स अगर आपको प्रॉपर तरीके से रखने के लिए आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि आप जो है मैथमेटिक्स पढ़ने की जो फर्स्ट फेज है, उस फर्स्ट फेज को आप पार कर चुके हैं। तो यही काम मेरा पहले 2 लेक्चर्स में रहेगा, लॉजिक का और लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज जो लिखी हुई है उस लैंग्वेज का आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लिखा कुछ है और बच्चा उसको समझ कुछ रहा है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, वो कहाँ इफ है, कहाँ देन है, कहाँ फॉर ऑल है, कहाँ देयर एग्जिस्ट है, कहाँ इंप्लाइज है, दिस इंप्लाइज है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो पहले 2 लेक्चर्स का मेरा काम रहेगा वो लॉजिक और लैंग्वेज के ऊपर का ही काम रहेगा, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसी के ऊपर हमें काम करना है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर में आपको 2 लगेंगे या 2 से ज्यादा भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है लेबर इन इट मीन्स यू कैन से वर्क या हार्ड वर्क, और यू कैन से टाइम, है ना। आप टाइम कह सकते हैं कि टाइम तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में टाइम देना पड़ेगा,
है ना। मैथमेटिक्स तो यूँ तो है नहीं कि भाई आपके पास ये हिस्ट्री है, आपने पढ़ लिया जी बाबर 1526 में आया था, पानीपत की लड़ाई हुई थी, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, वो तो चीज़ है नहीं। टाइम तो खैर उसमें भी देना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर तो और भी ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन नॉट गिव सफिशिएंट टाइम तो फिर तो वो आपके लिए है ही नहीं। अच्छा, लक फैक्टर के ऊपर किसी ने बात करी थी, अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, कमेंट किया था कि सर लक के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए लक मैटर्स, मैं मानता हूं कि लक मैटर्स। क्या होता है ना कि जब एक स्टूडेंट, मुझे याद है कौन सा पेपर था वो, दिसंबर 11 की कट ऑफ तो 70 गई थी, उसके बाद जून 12 का पेपर था, जून 2012, 90 कट ऑफ गई थी। आई रिमेंबर कट ऑफ 90 गई थी उस टाइम पे, आउट ऑफ 200, CSIR नेट की बात कर रहा हूं। और एक स्टूडेंट थी, उसके मार्क्स आए थे 89.75, कट ऑफ वाज 90 एंड शी गॉट 89.75। ये जो चीज है ना, इसको मैं कई बार लक से जोड़ता हूं कि उसने एक क्वेश्चन जो गलत हो गया, कोई एक क्वेश्चन जो उसने गलत हो गया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है मान लो आपका SCQ का सिंगल चॉइस वाला, जो उसका गलत हो गया, और उसको उसने अगर ना अटेम्प्ट किया होता तो जो उसकी नेगेटिव मार्किंग में 0.75 उसके मार्क्स कटे हैं, वो ना कटे होते, और वो नहीं कटे होते तो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। ये जो चीज है ना, इसको लिटिल बिट ऑफ लक यहां पर काम करता है। क्या कि जब आप 1 नंबर से, आधे नंबर से, 0.25 से रह गए हैं, या 0.25 से आप क्वालिफाई कर गए हैं, है ना। कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, बच गए यार, है ना, इस टाइप से। तो वो जो चीज है ना, उसको मैं कई बार एक लक फैक्टर के से जोड़ता हूं। हालांकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो ये है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है, काम करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप वो जो बाउंड्री लाइन है ना, आप उस बाउंड्री लाइन से बहुत आगे जंप करते हो, तो वहां पर जो लक फैक्टर है, वो लक फैक्टर भी आपका जो ना खत्म हो जाता है। ऑफकोर्स एक स्टेज आती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है, जलना पड़ता है ना। तो वो एक शेर मुझे इस पे याद आता है, फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में और इनमें बहुत आपने वो शेर सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं, इस शेर में क्या कहा है शायर ने कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने 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 स्टेचर को आप इतना ऊंचा उठा दो कि वो जो बाउंड्री लाइन है, आप उस बाउंड्री लाइन से तो बहुत आगे चले जाओगे। तो वहां पर आप लक फैक्टर को एक मात दे सकते हैं। लेकिन जब आप घूमी उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग आसपास ही रहे हैं, मान लो 90 कट ऑफ गई है और आपका लेवल वही है कि 85 या 95 के बीच में घूम रहे हैं, तो वहां पर कई बार एक लक फैक्टर काम करता है। अच्छा, कई बार एक लक फैक्टर वैसा भी होता है, जैसे ये बात मैं आपको बताऊं कि मैंने ये वाक्य मैं अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा दोहराता हूं, हमेशा बताता हूं मैं ये वाक्य। ये 2011 की बात है, और 2011 में, दिसंबर 2011 की बात है, और जो CSIR नेट का जो मेरा बैच होता था, उस बैच के अंदर एक लड़की थी, आजकल तो खैर वो प्रोफेसर है, ये 2011 की बात है। उसका ना उस टाइम पे इंटरनेट से फॉर्म नहीं भरे जाते थे, उस टाइम पे बाई पोस्ट फॉर्म भरे जाते थे, और वो लड़की बड़ी मेहनती थी, और पूरी क्लास के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे वो लड़की थी, पूरी क्लास में सबसे टॉप पोजीशन पे, सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स आते थे हर टेस्ट में, और वो बड़ी मेहनती थी, IQ भी बड़ा अच्छा था, और वो काम भी बड़ा अच्छा करती थी, रेगुलरली काम करती थी। और उसका ना जो CSIR नेट में जब वो फॉर्म भरा, और वो कोई पोस्टल मिस्टेक कहाँ हुई, पोस्ट ऑफिस, कौन से पोस्ट ऑफिस से हुई, कहाँ से क्या हुआ, कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई या पोस्टल मिस्टेक जो भी हुई, उसका फॉर्म है ना CSIR नेट में पहुंचा ही नहीं, उसका फॉर्म ही नहीं गया वहां पे। तो इसको मैं सीधा सीधा लक बोलता हूं, ये डायरेक्टली एक बैड लक है कि आपका फॉर्म ही नहीं गया। उसके बाद हमने बड़ी भागदौड़ करी, CSIR नेट में भी गए, CSIR में गए, हमने कहा भाई फॉर्म भरा था, वो CSIR वाले बोलते हैं हमारे पास तो फॉर्म आया ही नहीं। जब हमारे पास फॉर्म आया ही नहीं तो हम कहाँ से रोल नंबर इश्यू करेंगे। लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, फिर वो साल, वो वाला अटेम्प्ट उस बच्ची का, वो जो ना बिल्कुल खराब गया, वो ऐसे ही गया। तो दिस कैन बी ए बैड लक। ये अच्छा, इन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इन चीज़ों के लिए हमको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लक फैक्टर के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। ये जो बात है, इस तरह ये जो मार्क्स है, आधे नंबर से रह जाना या आधा नंबर ऊपर चला जाना, ये आपके पास एक इसको एक बैड लक बोल सकते हैं हम। ऊपर चले गए तो उसको गुड लक बोल सकते हैं। आपकी 90 कट ऑफ गई और आपके मार्क्स मान लो एग्जैक्टली 90 आए हैं या 90.25 आए हैं, तो कई बार इंसान को लगता है अरे यार बच गए यार, नहीं गिर जाते। तो कई बार ये चीज़ होती है। लेकिन एक बात इतनी है, जैसे कि मैंने वो शेर आपको सुनाया है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।
तो आप इतने ऊंचे उठ जाओ, बाउंड्री लाइन से आप इतने आगे चले जाओ कि वो लक फैक्टर आपके साथ काम ही नहीं करेगा। जैसे अभी पीछे इसका हुआ था, क्या बोलते हैं, ये जो था ना, ये 100 मीटर में कौन था, क्या नाम है उसका, वो अभी 100 मीटर रेस में जो वो उधर वेस्ट इंडीज का, जमाइका का है ना वो प्लेयर, क्या नाम है उसका, देखो बड़ा फेमस है ओलंपिक के अंदर, पिछले ओलंपिक में भी, पिछले 2-3 बोल्ट, यस, यूसेन बोल्ट। तो वो जो यूसेन बोल्ट है, अब यूसेन बोल्ट जब आया यहाँ पर खेलने के लिए, यूसेन बोल्ट से पहले 100 मीटर की जो रेस ओलंपिक में हुआ करती थी, बड़ा फोटो फिनिश होता था, बहुत फोटो फिनिश होता था, कैमरे से, वीडियो रिकॉर्डिंग से ये देखा जाता था कि बड़ा बिल्कुल मिली सेकेंड्स का उसके अंदर गैप होता था। वो कैमरा लगा के, बड़ी हाई डेफिनेशन के कैमरे लगा के, और तब ये देखा जाता था कि भाई फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। और जब से वो यूसेन बोल्ट आया है, वो यूसेन बोल्ट आने के बाद वो गैप 100 मीटर के अंदर गैप ही कम से कम वो आधे मीटर 1 मीटर का छोड़ देता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता है फर्स्ट यही है। अदरवाइज बिल्कुल यू पॉइंट टू पॉइंट गए हैं तो फिर वो कैमरा लगा के, वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के देखनी पड़ती है। लेकिन वो यूसेन बोल्ट ऐसा है, वो तो ऐसा लगता है कि वो तो फिनिश लाइन के ऊपर पहुंचने के बाद मुड़ के ये कह दे कि आ जाओ हैं। तो कई बार तो वो चीज है, वो लेवल अगर आपका आ जाता है, तो वो लेवल आ जाए तो फिर तो लक फैक्टर से आप बहुत दूर निकल जाते हैं। अदरवाइज लक फैक्टर काम करता है। लास्ट पॉइंट आपके पास ये आ गया है लव, कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में जिस दिन मजा आने लगे, जैसे मैंने उस बच्चे का आपको एग्जांपल दिया कि वो बच्चा बोलता है सर मैं समझता हूं कि अब की बार मेरा एग्जाम अगर ना क्वालिफाई हो तो अच्छा है। तो उस बच्चे का एग्जांपल जो मैंने दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ने, सब्जेक्ट के साथ लव हो चुका है, उसको प्यार हो चुका है सब्जेक्ट से। वो जब उठा के किताबें पढ़ता है तो उसको मजा आता है ये करने में। तो जिस दिन आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आने लगा, आप एंजॉयमेंट फील करने लगे, उस दिन तो समझ लेना कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब आप किसी के रोके नहीं रुकेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है तो फिर आप, मैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी इस बारे में आपको सुनाता हूं। एक ना एक लड़का था कोई 5वीं 6वीं क्लास का, और वो अपने घर पे बैठा हुआ और वो मैथमेटिक्स कर रहा था। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर निकाला, पीछे जाके जो आंसर उत्तरमाला बोला करते थे उसको हिंदी में, पीछे जाके उसने आंसर देखा, आंसर मैच कर गया, बड़ा मजा आया। ये मजा तो देखो आप लोग आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, है ना, कि जब हम मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसका जब आंसर हम निकालते हैं और वो आंसर जब पीछे मैच कर जाता है, आंसर बुक में जाके जब हम देखते हैं और वो मैच कर जाता है, तो वो आंसर मैच करने का जो मजा है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको मैथमेटिक्स, नॉन मैथमेटिक्स वाले लोग तो उसको समझ ही नहीं सकते ना। वो जो सेटिस्फैक्शन है, नॉन मैथमेटिशियन तो उसको समझ ही नहीं सकते। वो तो आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, जो मैथमेटिक्स से लोग हैं वो समझ सकते हैं। तो वो एक लड़का है, वो बैठ के जो ना अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो बड़ी तल्लीनता से वो लगा हुआ। आप जानते हैं जब आप मैथमेटिक्स में घुस जाते हैं, आपको मजा आ रहा होता है, तो फिर आप एटमॉस्फेयर को भूल जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। यस अजय सर, आपकी क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। देखो क्लास के अंदर ये जो आप मैसेजेस अब लिख रहे हैं, ये मैसेज तो है ही हैं, उसके अलावा, हाँ जी संदीप कुमार, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ठीक है, कुमार विश्वास को जोड़ दिया उससे, हैं कि ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कुमार विश्वास की ये कविता जो है, ये बड़ा मास्टरपीस बन गई है। एनीवेज उस बात पे आता हूँ जहाँ हम चल रहे थे। अच्छा हाँ, अजय ने कहा है कि कम्युनिकेशन आपका 2 वे कम्युनिकेशन, आपको जो प्रॉब्लम पूछनी है वो पूछनी है, वो तो आप इस पे लिखते ही रहेंगे, वो मैसेज मुझे सामने दिखते रहते हैं, वो इस पे चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पर से जैसे स्पीकर ऑन हो जाएगा और मैं डायरेक्टली बच्चों से, जो कई बार ना अड़ जाती है कोई बात, पिछले बैचेज में कई बार हुआ है, पिछले बैच के कुछ बच्चे होंगे इसमें आपको बताएंगे कि पिछले बैच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई बात बिल्कुल फंसी गई है, तो फिर यहाँ से जो ना ऑन कर देंगे वॉइस स्पीकर और उधर से आप बोलेंगे तो वो कंप्लीट वो सुन रहा होगा, अदरवाइज बच्चों को म्यूट रखा जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन की कोई समस्या नहीं है। और ये तो बहुत बार होता है, बहुत बार जब कोई अच्छी डेफिनेशन आती है, अच्छी कोई थ्योरम आती है, तो मैं खुद भी बहुत बार ऐसा करता हूँ कि मैं अनम्यूट करता हूँ बच्चों को और कुछ बच्चों से मैं सुनता हूँ कि आप सुनाइए इस डेफिनेशन को, देखते हैं आपकी लैंग्वेज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, आपको कहाँ आपको पोज देना है, कहाँ आपको एम्फेसाइज करना है, वो आप प्रॉपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इफ को, देन को, देयर एग्जिस्ट को, फॉर ऑल को आप ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये बहुत बार इसके अंदर होगा। हाँ जी पूजा प्रजापति, वाह सर क्या वॉइस है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सर, थैंक यू वेरी मच।
बात क्या चल रही थी हमारी, ये बताओ। हाँ जी, क्या बात चल रही थी? हाँ यस, ये लव के ऊपर बात चल रही थी हमारी। और उसके अंदर क्या है कि एक लड़का था, जैसा मैंने आपको बोला कि वो लड़का जो ना बैठ के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, और वो क्वेश्चन एक सॉल्व किया, पीछे जाके आंसर मिलाया, आंसर मैच कर गया, बड़ा उसको मजा आया, अगले क्वेश्चन पे चला गया। और है ना, उसको माँ सरस्वती, विद्या की देवी जिनको कहा जाता है, तो माँ सरस्वती है ना उस लड़के को देख रही हैं कि यार ये लड़का विद्या के प्रति कितना कितना समर्पित है, कितनी इसकी डेडिकेशन है। और वो माँ सरस्वती उस लड़के की डेडिकेशन को देख के उसको वरदान देने के लिए उसके सामने अवतरित हो जाती हैं। तो माँ सरस्वती उसके सामने आ जाती हैं और वो आके उसे बोलती है कि बेटा मैं आपके डेडिकेशन को देख के जो ना बड़ी प्रभावित हुई हूँ, और आपको ना मेरे से कोई वरदान अगर मांगना है तो आप कोई वरदान मेरे से मांग सकते हो। तो वो लड़का पता क्या बोलता है माँ सरस्वती को? वो लड़का बोलता है, माता जी आप प्लीज चले जाइए, मुझे अपने क्वेश्चन करने दीजिए। तो ये सब्जेक्ट के साथ लव है ना, कि माँ सरस्वती उसके सामने प्रकट हो गई है और वो माँ सरस्वती उसको वरदान देना चाह रही हैं, और वो बोल रहा है कि माता जी आप प्लीज चले जाइए और मुझे अपने ये क्वेश्चन करने दीजिए, है ना। और हम लोगों के सामने अगर एक बार माँ सरस्वती प्रकट हो जाए ना, और वो अगर हमको वरदान देने पे आए तो हम मौका छोड़ेंगे नहीं, खाली नहीं जाने देंगे। हैं, बताइए क्या मांगोगे आप लोग? अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए, है ना। ऐसा एक स्टूडेंट ने भी बोला था मुझे, लग जाएं मैथ्स के प्रोफेसर लग जाएं। अच्छा राम, कोई भी एग्जाम पे हाथ रखो वही क्लियर हो जाए, एग्जाम हो जाए। अरे बच्चों, जब मां सरस्वती तुम्हारे सामने आ ही चुकी है तो फिर भी एग्जाम। मोहित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी टॉपर की डिग्री। इफ्तिकार अंसारी, नेट क्लियर हो जाए। तेजस, नॉलेज। संदीप, त्यागी सर की शरण में रहे हमेशा ही। त्यागी सर की शरण में रहने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में। मैथमेटिक्स सीख जाए, मैथ आ जाए। तो ये है बच्चों, ये इस कंडीशन तक जब आप पहुंच जाएंगे तो वो पहुंचने में देखो टाइम लगता है। जब आपकी लैंग्वेज, आपका लॉजिक, आपकी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से चीजें पढ़नी आ जाए, करनी आ जाए, तो फिर आप इस स्टेज पर पहुंच भी जाते हैं। इसमें पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको जलना पड़ेगा, जैसा कि एक बच्चे ने लिखा था। हाँ जी, सिकंदर ने लिखा है, सर राइजिंग स्टार एकेडमी के हैंडलर बन जाऊं। अच्छा, और फिर मैं कहां जाऊंगा? हाँ हाँ जी। अजय, माई विदाउट पीएचडी प्रोफेसर लग सकते हैं क्या? यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल से अब पीएचडी आ गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको नेट और पीएचडी दोनों आना चाहिए। कॉलेजेस के अंदर आप ओनली नेट करके भी जो ना प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। और हो सकता है कि कमिंग फ्यूचर के अंदर कॉलेजेस के अंदर भी ऐसा ले आए कि उसके अंदर नेट प्लस पीएचडी दोनों हो। लेकिन फिलहाल जो रूल है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आपको अगर लगना है तो नेट प्लस पीएचडी दोनों होना चाहिए। लेकिन कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप उसके लिए आपका नेट अगर क्वालिफाइड है तो आप उसमें लग सकते हैं। मैं खाली नेट क्वालिफाइड ही था जब मैं कॉलेज के अंदर लगा था, तो मेरी कोई पीएचडी नहीं थी। संदीप कुमार, सर आपके अंडर रिसर्च कर सकते हैं क्या इनफॉर्मली? रिसर्च, मेरे साथ रिसर्च आप इनफॉर्मली इन द सेंस किसी पेपर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई एम नॉट इन ए ऑफिशियल पोजीशन। मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हूं तो मैं आपका वो ऑफिशियल गाइड नहीं बन सकता हूं। लेकिन किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको बात करनी है, कुछ काम करना है, तो वो तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ये जो एक बेसिक था, हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब सब्जेक्ट शुरू करने का टाइम आ गया है, और सब्जेक्ट शुरू करने के अंदर मैं आप लोगों को जो है ना लॉजिक और लैंग्वेज की क्लासेस के ऊपर लेके चलूँगा। धीरे धीरे हम काम करना शुरू करेंगे। और आप लोग जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी बातों को डिपेंड ये करता है
कि आप इन सारी बातों को मेंटेन कब तक करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग जरा बताएंगे। मान लीजिए कोई एक गांव है या कोई एक सोसाइटी है या कोई भी एक जगह है, उस जगह से हमने 100 स्टूडेंट्स को पिक किया, ठीक है। एक कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर 100 बच्चों को हमने पिक किया और हमने उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन सबको मोटिवेट किया और उन सबको ये बोला भाई कल सुबह से 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे जो भी अकॉर्डिंग टू द कौन सा मौसम चल रहा है उसके हिसाब से हमने टाइम सेट किया। मान लो 5 बजे का टाइम सेट किया हमने कि भाई कल सुबह से 100 के 100 बच्चे 5 बजे उठेंगे और ग्राउंड के अंदर जाएंगे और 1 घंटा वो जॉगिंग या एक्सरसाइज या जो भी जिसको जो करना है वो करके आएंगे, ठीक है। 100 बच्चों को हमने ये मोटिवेट किया और हमने किसी पर्टिकुलर डे से इस काम को शुरू कर दिया। पहले दिन 100 बच्चे उठ के आए, वो सारे ग्राउंड पे गए और ग्राउंड पे जाके उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोसेस उन बच्चों को बोल दिया हमने, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई उनके ऊपर डंडा नहीं है कि अगर आप नहीं उठोगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर है। हमने उनको सेल्फ मोटिवेट किया है कि भाई आप लोगों को ये काम करना है। पहले दिन 100 बच्चे उठ के आए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कितने बच्चे ऐसे रहे होंगे, कितने बच्चे ऐसे होंगे? आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ मुझे कि 2 महीने बाद कितने बच्चे आ रहे होंगे, रेगुलरली कितने बच्चे 2 महीने तक कर रहे होंगे, बताइए जरा। हाँ जी, 50, 10, मैक्सिमम 30, 5, 6, 5%, 10, असीम कुमार एक भी नहीं प्रदीप मिश्रा 50, सौरभ मंडल 20 से 30, अच्छा ठीक है। 50 से ऊपर किसी का आंसर नहीं है, 4 या 5 कह रहे हैं, मैक्सिमम 35, 20, 10, ठीक है, इट्स ओके। अब बताइए अगर मैं इसको 6 कर दूं तो आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद उन 100 में से कितने बच्चे आपको ऐसे मिल रहे होंगे जो अभी भी रेगुलर हैं? देखो अनअवॉइडेबल सिचुएशन छोड़ दी जाएगी, किसी दिन कोई बीमार है या कुछ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा अनअवॉइडेबल सिचुएशन को, लेकिन वैसे वो अपनी तरफ से आलस की वजह से मतलब अपने वो छुट्टी नहीं कर रहा है। हाँ जी, आदित्य कोई भी नहीं, इफ्तिकार अंसारी 10, लेस देन 10, 1, 2, बिलो 10, हाँ जी, 1, 2, 5, 6, 15, इस तरह से लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए तो मैं एवरेज अगर इनकी निकाल लूँ, कोई 15 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं एक एवरेज अगर निकाल लेता हूँ, मान लो 7 की एवरेज निकाल लेता हूँ मैं। आप लोगों के आंसर्स की एवरेज मैं निकाल रहा हूँ, 7 या ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ा बहुत, 7 की एवरेज आ गई, ठीक है, ओके। अब सुनो बच्चों, ये वो 7 बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट को सीख पाते हैं। पॉइंट इज दिस। अब आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग पूरे जोश में भरे हुए हो, आप लोग और फर्स्ट लेक्चर है, आज के बाद हम ये करेंगे, देखना इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे, ये कर देंगे, डेली का काम डेली करेंगे, डेली पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप लोगों के ही ऑब्जर्वेशन से मैंने बताया है कि 6 महीने बाद 100 में से 7 बच्चे रह गए। यही वो 7 बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट को सीख पाते हैं। रेगुलरिटी को मेंटेन करना, रेगुलरिटी के बारे में बोलना, यस आई विल डू, यस आई विल डू। पहले दिन 100 बच्चे थे, 100 के 100 बच्चे आए थे, लेकिन धीरे धीरे कोई कुछ बहाना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और एक एवरेज हमारी 7 से 8 की जो एवरेज आ गई है, या 5 की आ गई है, या 10 की आ गई है, जितने की भी आ गई है, यहीं से रिजल्ट आता है। अब ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि आज फर्स्ट डे है क्लास का, और इस फर्स्ट डे की क्लास के बाद जब हम 6 महीने बाद इस सब्जेक्ट को फिनिश कर रहे होंगे, 5 महीने बाद जब हम इस सब्जेक्ट को फिनिश कर रहे होंगे, उस टाइम पे ये डिपेंड तुम लोगों पे करता है कि तुम कौन से स्टूडेंट्स में हो, इन 7 बच्चों में हो या उन 93 स्टूडेंट्स में हो। डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कहां हो, है ना। पहले दिन तो सारे बच्चे जोश में होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा काम डेली करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धीरे 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 वो जो उत्साह है वो बच्चों का कम होने लगता है, और वो जो एक परसेंटेज है बच्चों की, वो एक छोटी परसेंटेज जो रह जाती है, उस छोटी परसेंटेज से ही ये लर्न मैथमेटिक्स या जो रिजल्ट है वो यहीं से ही निकलता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो और आप अपने आप को कहाँ रख पाओगे, है ना। तो ये मैंने आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स को करने का, एक जो जनरल जो बातें हैं वो मैंने जनरल बातें आपको बता दी। और अब मैं जो ना एक 5 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ,
एक 5 मिनट का ब्रेक करके उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 10 मिनट का एक ब्रेक है, 10 मिनट का एक ब्रेक करके देन आई विल स्टार्ट लॉजिक एंड लैंग्वेज को प्रॉपरली हम स्टार्ट करेंगे। और पहले 2 लेक्चर्स हमारे 2 या 2.5 लेक्चर हमारे इसी टॉपिक के ऊपर लगेंगे और ये पूरे मैथमेटिक्स के अंदर आपको काम आएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए एक ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट का। क्लासेस मैं आपको बता दूंगा, चलो ब्रेक के बाद बताऊंगा कैसे कैसे चलेंगी, क्या क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ फिलहाल।